हम आ चुके हैं ओनली ऑन बॉक्स एफएम, जहाँ पे आज हमारे साथ में है फिर से हर शनिवार की तरह डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, ये सोचने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगा था कि यार आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करें। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में हर एक चीज़ को साइंटिफिक तरीके से देखा जाने लगा है, चाहे वो आपके घर के मैटर हो या फिर हो दिल्ली का AQI भाई 1000 पहुंच गया है। तो मैं सोच रही हूँ, जब इतनी चीज़ों के साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण हो रहे हैं तो हमारे घर को हम क्यों छोड़ें। हमारे घर के अंदर जो चल रहा है उसको भी एक वैज्ञानिक तरीके से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज हमने डॉक्टर राम अवतार सर के सामने ये टॉपिक रखा है कि सर हमारे घर परिवार में जो चल रहा है उसका वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे अंडरस्टैंडिंग ला सकते कि यार चल क्या रहा है। लेकिन इससे पहले आप लोग ये सुनिए। दोस्तों, आज बॉक्स एफएम पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा। डॉक्टर राम अवतार शर्मा 40 साल के अनुभव के साथ रिश्तों, व्यवहार और मानव मन को वैज्ञानिक तरीके से समझने वाले विशेषज्ञ। आज वो एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ा है, परिवार और समाज के रिश्तों का वैज्ञानिक विश्लेषण। हम सब रिश्तों को महसूस करते हैं, पर उनके पीछे की मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सच्चाइयाँ अक्सर समझ नहीं पाते। डॉक्टर शर्मा आज बताएंगे रिश्तों में कम्युनिकेशन का विज्ञान, परिवार में रोल्स का मानसिक असर, समाज हमारे व्यवहार को कैसे शेप करता है और हेल्दी व बैलेंस्ड रिश्ते बनाए रखने के आसान वैज्ञानिक तरीके। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए रिश्तों को एक नए नजरिए से समझने के लिए, सिर्फ बॉक्स एफएम पर डॉक्टर राम अवतार शर्मा के साथ। सर, ये जो हमारा टॉपिक हमने रखा है कि रिश्तों को वैज्ञानिक तरीकों से समझना, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए। एक तो सबको नमस्ते, और दूसरा देखिए शिरीन, आप इस धरती पे देखेंगे कि यहाँ जो कुछ भी होता है वो अपने आप में एक विज्ञान है। और विज्ञान की खासियत क्या होती है कि विज्ञान सदा सवाल उठाता रहता है, सदा सामयिक ही है। वो आज के समय जो हो रहा है उस पर ध्यान देता है और उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है उसको एनालाइज करता है, और उसके बेसिस पे वो भविष्य के अंदर वहाँ समाधान खोजता है। ये बेसिक मोटी चीज़ साइंस की है। जैसे साइंस स्टैटिक नहीं है, साइंस ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आप आज से 1000 साल पहले फलां महाराजा थे या फलां कोई देवता थे या कोई अवतार थे या कोई मसीहा थे, वो कह गए तो वो लोहे की लकीर है। साइंस डायनेमिक है, साइंस अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। साइंस का एक वैज्ञानिक एक सिद्धांत को प्रतिपादित करता है और दूसरा साइंटिस्ट उसके बिल्कुल विरोध में आता है, और फिर उनके बीच में जो भी विश्लेषण होता है, जो रिसर्च होती है, जो एनालिसिस होती है, उसके बाद में उस समस्या का या उस जो इशू है उसको लंबे समय में या त्वरित काल में उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे जो पारिवारिक जो ढांचे हैं, हमारे सामाजिक ढांचे हैं, तो आप जैसे पास्ट के हिसाब से देखोगे तो उसमें आज के समय में कितने बड़े बदलाव आ गए हैं, लेकिन उस बदलाव को हमने कहाँ प्रेडिक्ट किया था। जैसे आज से कोई 40 साल पहले, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा मैं, 30 या 40 साल पहले, और किसी ने नहीं सोचा था कि भारत का सामाजिक ढांचा, यहाँ का शहरीकरण, यहाँ का घर का जो न्यूक्लियर फैमिली होने का है, अब न्यूक्लियर से भी सिंगल फैमिली होने का, और उससे भी आगे चल के देखें तो अब इस सिंगल लिविंग का जो कंसेप्ट है कि मैं अपने में रहूं, तो उसके बारे में आज से 40-50 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि यहाँ पर परिवार को हम कहते हैं ये साइंस थोड़ी है, ये तो जीवन पद्धति है। नहीं, ये साइंस है, इसको सोशल साइंस कहते हैं। और सोशल साइंस में जो काम करते हैं उनको अनफॉर्चुनेटली हम लोग साइंटिस्ट नहीं मानते, उनको हम अध्यापक मानते हैं या कोई विचारक मानते हैं। वो अपने आप में एक साइंस का ही पार्ट है। तो समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं, बड़े स्तर पे आ रहे हैं, और उनसे जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं, उनसे कुछ अच्छाइयां भी हो रही हैं। उसमें आप देखिए कन्फ्यूज़न बहुत डेवलप हो रहा है, तो वो और अच्छी बुरी चीज़ दोनों ही हो रही हैं। तो उनको यदि हम आज के समय में यदि हम उनको समझने का प्रयास करेंगे तो हम आज से 20 साल 25 साल बाद में एक अलग जो लाइफ डेवलप होगी उसके बारे में थोड़ा विचार अपना बना सकते हैं, सो दैट
हमारे जो खुद के बच्चे हैं, जिन लोगों के जो छोटे बच्चे हैं आज 5 या 10 साल के बच्चे, वो प्रोजेक्ट कर सकें कि ये हमारे बच्चे जब अपना जीवन स्थापित करेंगे तो हमारी क्या स्थिति रहेगी उस परिवार के अंदर, हम कहाँ रहेंगे। तो बेसिकली जो हम विचार कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कोई हवा में करने वाला विचार है, ये व्यवहारिक विचार है। आज जो लोग 25 साल के 30 साल के हैं, जो अभी पेरेंट बने हैं, उनको पता होना चाहिए कि आज के 30 साल बाद में उनके बच्चे उनके साथ कैसा व्यवहार करने वाले हैं। ये एक अपने आप में एक साइंस है, और उसको यदि हम एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर यदि आज हम बड़े स्तर पे समाज में विचार होगा तो समाज उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और अदरवाइज़ प्रिपेयर नहीं होगा तो जैसे आजकल हो रहा है, हम रोज़ाना अखबारों में सुनते हैं, तो वो परिवार बिखर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे लोग डिप्रेशन में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया कि हफ्ते में 1-2 खबरें ऐसी भी आने लग गई कि 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के बच्चे आत्महत्या करने लग गए, क्योंकि हमने 50 साल 70 साल वाले लोगों की आत्महत्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी कीमत हम इस रूप में चुका रहे हैं। लेकिन वृहद समाज आज भी जगह नहीं है, वो इनको एक घटना मान रहा है, जबकि विज्ञान इसको घटना नहीं मानता, विज्ञान इसको इम्पैक्ट मानता है कि ये एक बड़ा सोशल चेंज आ रहा है, और उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि हमने इस पे कभी बड़े स्तर पे चर्चाएं नहीं करी। तो मेरा इस टॉक रखने का यही मकसद था कि एक वार्ता शुरू तो हो, संवाद प्रारंभ तो हो, लोगों के दिमाग में एक चीज़ आए तो सही कि भाई ये हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा है वो क्यों शराब पी रहा है, वो क्यों एक्सेस के अंदर अल्कोहल ले रहा है, वो क्यों हमसे झगड़ता है, क्यों वो सेटल नहीं होना चाहता या चाहती, दोनों ही है, मतलब बच्चे का मतलब इंडिविजुअल नहीं लिया जाए, वो बच्चे क्यों उनको बार बार गुस्सा आता है, ओबीडियंस कम क्यों हो गया है, हमारी सेहत को लेके या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके उसको कंसर्न क्यों नहीं है, क्यों वो ये सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कमाऊंगा और मेरी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स का काम है कि वो सारा काम वो करेंगे। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो इनके पीछे एक रीज़न है, तो वो एक या बहुत सारे रीज़न हैं। तो उन कारणों का एक तरह का विश्लेषण, उन कारणों की तरफ हमारी सोच विकसित हो, इसीलिए इस तरह की टॉक हैं वो इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक उम्र भी होती है कि अभी के जो पेरेंट बने हैं 25-30 साल के लोग, उनको आगे जाके सोचना है कि उनके बच्चे उनके साथ में कैसा बिहेव करेंगे। तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि अभी जो पेरेंट बने हैं और उनके जो बच्चे आएंगे, उनकी जनरेशन थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, लेकिन जो 25-30 साल के पेरेंट हैं और उनके पेरेंट की जो जनरेशन है, जो जनरेशन गैप हम एक तरीके से बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों में। तो इसको हम साइंटिफिक तरीके से कैसे समझें कि हमारे पेरेंट और जो जेनजी है उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, क्योंकि जेनजी जो होते हैं या पेरेंट जो होते हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मुझे लगता है होल है वहाँ पे कि हम लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हमारे पेरेंट्स से। हाँ, तो सिरिन उसमें क्या हो गया कि इसमें फिर हमें हमारी शरीर की जो केमिस्ट्री है ना उसको समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी है ना वो एक्चुअल में केमिकल और इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो ही तो है। तो हमारे शरीर में जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और हमारे ब्रेन के कुछ विशेष हिस्से होते हैं जो हमें एक दूसरे से रिश्ते में बांधते हैं। जिस भी तरह के अलग अलग रिश्ते होते हैं उनमें हमें बांधते हैं। तो उसमें तो एक तो होता है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जैसे हमारे सिर का जो फ्रंट का हिस्सा है तो उसमें जो सबसे पहले का जो हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक वो होता है। एक हमारे डीप डाउन होता है हाइपोथैलेमस, और एक होती है एमिगडाला। ये 3 हमारे इम्पोर्टेंट ब्रेन के हिस्से होते हैं जहाँ पर हमारे इमोशंस है, हमारा बिहेवियर है, तो इन सब के बारे में वहाँ पर नियंत्रण होता है। जैसे हमारा एमिगडाला है, अब एमिगडाला क्या करता है, फियर, आपके अंदर जो भय पैदा होता है तो वो वहाँ कंट्रोल होता है। और आपका जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत सारे काम करता है, लेकिन साथ में उसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपके इमोशनल हेल्थ को वो देखते हैं। ऐसे आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो रिलेशनशिप वगैरह को लॉजिकली उसको डेवलप करता है। तो ये सारे ब्रेन के पार्ट हैं। तो ब्रेन फंक्शन किसके थ्रू करता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म के थ्रू काम करता है। हमारा मेटाबॉलिज्म हमारे
गट के अंदर है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में खास करके वहाँ पे जो हमारे बैक्टीरिया हैं वहाँ से वो तरह तरह के जो हार्मोन्स हैं उनके जो प्रिकर्सर यानी उनका रॉ मटेरियल वहाँ वो तैयार करके ब्रेन में भेजते हैं। तो इसका मतलब बॉडी में एक पूरी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आप जो रिश्ता आपका होता है वो एक साइंटिफिक एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जन्म के साथ शुरू होती है। अब मान लो मदर है जी। मदर और चाइल्ड, माँ और उसके बच्चे के अंदर साथ में यदि क्लोजनेस नहीं है, जैसे वर्किंग मदर है, मदर ऑफिस चले जाती है, बच्चा घर में रहता है, उसको फिर आर्टिफिशियली फीड करवाया जाता है, तो वहाँ पर बड़ी गड़बड़ शुरू होती है। होता क्या है कि बच्चा और माँ वो धीरे धीरे उनमें एक सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा है। दूसरा एक हमारा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन करके रिलीज होते हैं, जिनको एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो एड्रेनलिन का तो क्या काम है, जिसको एपिनेफ्रिन कहना बड़ा इजी रहेगा तो लोगों को याद रह जाएगा। तो एपिनेफ्रिन क्या करता है, वो फाइट एंड फ्लाइट फिनोमेना आप में डेवलप करता है। जैसे आपके कोई ख़तरा आ गया सामने ज़िंदगी में, तो आप दो ही एक्शन ले सकते हो। उसमें आपको तुरंत जजमेंट करना है कि मैं इससे फाइट करूं और मैं जीत जाऊंगा। ये संभावना रहेगी तो आप फाइट करोगे। और आपको लगता है कि मैं यहाँ नहीं जीत सकता, मेरा यहाँ हारना तय है, मेरा जीवन यहाँ खतरे में है, तो आप कैसे न कैसे उस सिचुएशन से दूर हटने की, उससे भागने की कोशिश करोगे। तो ये हमारा आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, उसके थ्रू ये काम होता है। आपके सामने शेर आ गया या ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ गया जो अच्छा नहीं है, कोई गुंडा है, बदमाश है, उसके पास चाकू है या कोई हथियार है, तो आपको लगता है कि इससे मैं लड़ नहीं सकता, तो आप वहाँ से भागने की कोशिश या वहाँ से दूर हटने की किसी न किसी तरीके से। भागने का मतलब ये नहीं कि आप कोई लगातार दौड़ के भागोगे, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। इसको फ्लाइट फिनोमेना कहते हैं। और आपको लगता है कोई छोटा बंदर आप पे हमला कर रहा है, या कोई छोटा ऐसे कोई जानवर आप पे हमला कर रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई शराबी है जो आप पे हमला कर रहा है, आपको लगता है मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा, तो वहाँ आप फाइट करोगे। राइट। तो एक तो ये हमारा करता है। दूसरा हमारा इसके अंदर होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। वो आप में रीजनिंग डेवलप करता है, लॉजिक को डेवलप करता है। ये नोर एपिनेफ्रिन के थ्रू करता है वो। तो वो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, आप चीज़ों को कंसोलिडेट करता है आपके थॉट प्रोसेस को। तो जो बच्चा माँ के पास रहता है बचपन के अंदर लगातार, तो धीरे धीरे उनके अंदर बॉडी में एक हार्मनी डेवलप हो जाता है। जैसे बच्चा रोया तो माँ को फ़ौरन पता लग जाता है कि मेरा बच्चा इस समय भूख से रो रहा है या वो डर के रो रहा है। उसके रोने को वो तुरंत पहचान जाती है कि रोने का कारण क्या है। उसको पता है ये भूख से रो रहा है। राइट। और वो डरेगा तो वो भागेगी तो कि बच्चे के कुछ हो गया, वो डर रहा है। इसका मतलब क्या हो कि दोनों के अंदर बॉडी की केमिस्ट्री एक होती है, मदर और बच्चे की। और धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़बरदस्त होता है कि वो दो होकर भी एक यूनिट हो जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मान लो मदर जॉब करती है और वो बच्चे को छोड़ के चली जाती है, तो उस बच्चे में वो केमिस्ट्री कभी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि माँ के अलावा दूसरे के साथ वो उसका कोऑर्डिनेशन उसकी बॉडी का बन नहीं पाएगा। और ऐसा देखा गया है यहाँ पर, जो स्टडी किया है, कि जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे की आँखों की पुतली धीरे धीरे माँ की पुतली दोनों एक साथ घूमती हैं। चाहे बच्चा दूर बैठा है कमरे के अंदर, बच्चा एक कमरे में बैठा है, माँ दूसरे में, लेकिन माँ की पुतली घूमेगी तो बच्चे की भी घूमेगी। माँ ने ज़ोर से सांस लिया तो बच्चा भी थोड़ा ज़ोर से सांस लेगा। इतना ज़बरदस्त केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है एक सर्टेन स्फीयर के अंदर, क्योंकि वो सर्वाइवल की है वहाँ पर। उनका इतनी केमिस्ट्री, इसको बॉडी केमिस्ट्री हम कहते हैं, इतनी क्लोजली यूनाइट हो जाती है उस समय। तो जो बच्चा घर में अकेला रहता है मान लो, या कोई वेट नर्स के साथ रह रहा है, या कोई देखने वाले आजकल क्या है वो पकड़वा देते हैं, मोबाइल पकड़वा देते हैं छोटे बच्चों को। कई बार सुनते हैं कोई नशे, कोई अफीम चटा देती हैं, या वैसे ही कई डांट देती हैं बच्चों को जो कोई देखभाल वाला है। और परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं जैसे। और चाहे दादी साथ रहो, माँ वाली बात दादी के साथ भी लागू नहीं होती। उन बच्चों में कहीं ना कहीं एक लैकुना रहते। तो वो हमारे जो माहौल बदल रहा है उसमें हमें इसके बारे में
पूरा विचार करना चाहिए। सरकारों ने अब तो साल साल भर की 1.5 साल की छुट्टी भी देते हैं, मैटरनिटी लीव, लेकिन मैंने देखा है उसका लोग बच्चे पालने की बजाय कुछ दूसरा उपयोग करते हैं, घूमने में, फिरने में, मौज मस्ती करने में। सोचें तो छुट्टी मिली मुश्किल से ऑफिस से, तो लेट्स एंजॉय। बच्चे को कहीं इधर रख दिया, दादी के पास छोड़ दिया, नानी के पास छोड़ दिया, और वो घूमने जा रहे हैं। वो आप एक अच्छा काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो जो केमिस्ट्री जो मैंने बताया वो बच्चे में वो डेवलप नहीं होगी। तो वो बच्चा यदि बड़ा जाए होगा तो फिर वो कुछ न कुछ घटना कर देता है। जैसे आजकल बच्चे, कई वर्किंग मदर के बच्चे आते हैं, आत्महत्या कर ली। अब बाद में आप सिस्टम को ब्लेम करो, स्कूलों को ब्लेम करो, लेकिन हमें डीपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे रियल कॉज क्या है। अपनी कोई लाइफ कोई बच्चा समाप्त करता है तो इट मीन्स कहीं न कहीं आपका जो पारिवारिक स्वास्थ्य है उसमें कोई न कोई ज़रूर कमी रही है, कहीं न कहीं उसकी देखभाल नहीं हुई। हम कहते हैं साहब स्कूल वालों ने या कॉलेज वालों ने या मोहल्ले वालों ने देखभाल नहीं करी, वो एग्री नहीं की होगी, लेकिन प्राइमरी ड्यूटी है कि घर पे भी तो नहीं हुई ना वो देखभाल जो होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप रहा है। तो उन गैप को एनालाइज कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे यदि उस घटना के आसपास आप कहते हो कि साहब पूरा एनालाइज करो, तो आपको बिल्कुल दूसरी नज़रों से देखा जाता है कि आप तो बिल्कुल बेरहम हो, ऐसी बातें क्यों करते हो। लेकिन साइंस है वो भावनाओं पे नहीं चलती, साइंस है वो ब्रूटल फैक्ट्स के ऊपर चलती है, वो उन्हीं को एनालाइज करेगी। तो इस तरह से एक तो आपने ये देखा जैसे डोपामीन का, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, एक हमारे अंदर और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन कहते हैं उसको। ऑक्सीटोसिन तो इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है कि ये डिलीवरी के आसपास महिलाओं में दिया जाता है, पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग वगैरह रोकने के लिए। लेकिन उससे प्राइम काम इसका दूसरा है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये रिलेशनशिप में डेप्थ लाता है। ये आपके अंदर प्यार की, स्नेह की, कंपैशन की वो भावनाएं हैं उनको कंसोलिडेट करता है। और ये कंसोलिडेट कब होगा, जब आप लोगों से मिलोगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। आप एक सुपरमार्केट में गए, आपने 10-12 चीज़ खरीदनी है अपने घर की, आपने चीज़ देखी, अपने बैग में डाली, काउंटर पे रखा, बिल पे किया और अपने घर आ गए। आपने क्या सीखा? आपने सामान खरीद लिया। तो आप एक इंसान थोड़ी हो, आप तो एक रोबोट हो, आप एक मशीन हो। सामान खरीदने गए, सामान खरीद ले आए। यू कन्वर्टेड योर सेल्फ इनटू ए कैरियर्स टैक्सी। आप वहाँ जाओ, कोई आपके हम उम्र मिले, उसको नमस्ते करो, 1-2 बातें करो, सामान के बारे में पूछो, बोले ये कैसा है, ये क्या है। वहाँ जो सेल्समैन या सेल्स गर्ल हैं उनसे 2 मिनट बात करो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। आपको पता लगेगा कि आप जो चीज़ ले रहे थे वो उससे यदि आप ये कॉम्बिनेशन लोगे तो आपको 10% 20% कम प्राइस में मिलेगा, या 5 दिन बाद में कोई यहाँ पे डिस्काउंट सेल लगने वाली है तो उस सेल का आप फ़ायदा ले सकते हो, प्लस ये इससे बेटर क्वालिटी ये है। अब 10 चीज़ों का पता लगता है और आपको ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है, तो आपकी सोशल लाइफ बेटर होती है। वहाँ कोई ना कोई आपसे ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जिनसे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो सकती है। आपका कोई बचपन का वहाँ कोई क्लास फेलो है, उससे मुलाकात हो सकती है। तो क्यों जिनको आप शक्ल से भी नहीं जानते, अचानक इतने सालों में परिवर्तन आ जाता है। पुराने कोलीग मिल सकते हैं, कोई पुराने टीचर मिल सकते हैं, इंटरेक्ट तो करो। तो अब हम क्या है कि हम एक हमने बस है ना आँख में ऐसे चारों तरफ से एक वो बना लिया, जैसे कागज़ की वो बनाते हैं, ट्यूब बनाते हैं, ट्यूब के थ्रू चल रहे हो आप। तो ट्यूबुलर विज़न हो गया हमारा, हम आसपास देखते ही नहीं हैं, तो हम लोगों से जुड़ते नहीं हैं। तो जुड़ेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? बिल्कुल देखिए ये वैसा ही है, वो जैसे घोड़े को होता है वो सामने ही देखता है, हाँ वो सामने नहीं देखता देख है। पाता। हाँ तो वो फिर वो क्या कि वो तांगा ही चलाएगा ना, वो उसी काम में रहता है, एक ही रास्ते में दौड़ेगा, उसको लोग उसको वो उसके ऊपर कोई दूसरा ही सवार रहेगा। हाँ। घोड़े का अपना, चाहे कितना ही महंगा हो, उसका अपनी कोई चाल थोड़ी है। जो सवार है उसको दिखाता है, वो उसी पे है। उसकी अपनी ज़िंदगी देखें तो कुछ भी नहीं है, वो तो हाँ वो तो बस एक जगह देख रहा है, उसको आसपास की दुनिया का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। तो वो हमारी सोशल लाइफ में बिल्कुल कमी है, क्योंकि शहरों में तो सोशल लाइफ गायब ही हो गई। और मैं तो अब जैसे गांव में जाता हूं तो गांव में भी सोशल लाइफ कम हो रही है लोगों की, बहुत कम हो रही है। इवन गाँव में मैंने देखा है 8 बजे के बाद आपको कोई नहीं दिखता, 8 बजे के बाद लोग कम हो जाते हैं। नहीं वो तो कम है, मान लो वो भी चलेगा, लेकिन दिन में भी आपस में और इधर उधर की चुगली, नॉनसेंस पॉलिटिकल बात करने के अलावा, या कोई रिलीजियस जिनके बारे में उनको कक्का पता नहीं है, हाँ, ठीक है ना, कुछ भी पता नहीं है,
जैसे कई लोग मेरे को मिलते हैं कि साहब हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, मैंने कहा भी आपने कोई किताब भी पढ़ी क्या? बोला साहब वेदों में बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। एक मेरे पास बंदा है, बोलो हमारे वेदों में बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। मैंने कहा आपने कौन सा वेद पढ़ा? बोला पढ़ा तो नहीं। आपके पिताजी ने, दादाजी ने, किसी ने पढ़ा? बोला नहीं पढ़ा। आपको जयपुर में कहाँ वेद की किताब मिलेगी? वो नहीं पता। तो तुम्हें क्या पता उसमें ज्ञान छुपा हुआ है? इट मीन्स सोशल लाइफ है इतनी कमज़ोर हो गई, हम इन बातों को डिस्कस नहीं करते हैं। हम इनके बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं आप तो है ना एंटी रिलीजियस बात करते हो। एंटी रिलीजियस नहीं है, जानो तो सही। जिसके बारे में आप इतने बड़े बड़े दावे ठोक रहे हो उनको आप पढ़ो तो सही, आप खरीदो तो सही। कम से कम जो पब्लिशिंग हाउस है, कम से कम जो लेखक हैं बेचारे, उनका घर तो पलेगा। आप सिर्फ हवा में फेंक रहे हो। तो इट मीन्स दैट इंडिकेट्स कि समाज के अंदर संवाद नहीं है, समाज संवाद को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इसलिए समाज में बिटरनेस है, फिर दूरी है। उस दूरी का परिणाम क्या होता है? हम धारणाएं बना लेते हैं, फलां जाति के लोग तो सारे और मांग के खाते हैं, फलां जाति के लोग तो शराबी हैं, वो फलां जाति वाले तो सब चोर हैं, वो फलां हैं वो पीछे से चाकू मारने वाले हैं, वो ठग हैं। अरे आप किससे मिले हो? आप मुश्किल से 10 आदमियों को भी नहीं जानते इस धरती पे, अपने परिवार के अलावा, और ऑफिस में 1-2 लोग हैं उनके अलावा किसी को जानते आप हो नहीं, और आपने पूरे देश के, पूरे समाज के बारे में राय बना ली। इट मीन्स आप सामाजिक रूप से एक बीमार व्यक्ति हो, आपको सामाजिक इलाज की ज़रूरत है, और ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। उसका परिणाम क्या है? आप चलते हुए लोगों को देखो, मतलब हर तरफ आदमी के चेहरे पे एक थकान या फिर एक आक्रोश, गुस्सा, और या फिर कुछ नहीं होगा, एडिक्शन। आप सिगरेट पीने लग जाओगे, आप शराब पीने लग जाओगे, आप कोई जो हशीश वगैरह लेने लग जाओगे, आप भांग खाने लग जाओगे, आप वीड वगैरह स्मोक करने लग जाओगे। आप अपने आप को ये मानते हो कि आप लिबरेट हो गए। आप लिबरेट नहीं हुए हो, आप एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में घुस रहे हो। केमिकल के गुलाम हो गए आप, और अदरवाइज़ आप अपने विचारों के गुलाम हो। तो आप में मुक्ति कहाँ है? आपको, आपके अंदर स्वतंत्रता नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई आप 15 अगस्त मनाने से स्वतंत्र थोड़ी हो जाओगे। स्वतंत्र आपके विचारों में आनी चाहिए, आपका लोगों से सीखने का लगातार आपके ये प्रयास होने चाहिए, और वो आपको लोग बहुत सिखाते हैं। जैसे आज की बात है, मेरे पास कोई आए थे आज, तो मैं जैसे मेरे सोशल मीडिया पे जो रील वगैरह डालता हूँ मेडिकल एजुकेशन की, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ऐसे लगता है कि साइड में किसी और से बात कर रहे हो, आप फ्रंट में नहीं देखते हो। तो उनके साथ एक दूसरे और आए, तो उन्होंने कहा कि आप जब भी देखो ना तो कैमरे की और जो लेंस है उसके ऊपर अपनी आंखें रखनी चाहिए, उससे जो लिसनर के साथ आपका कम्युनिकेशन बेटर है। तो ये चीज़ें आप कैसे सीखोगे? कोई आपको बताएगा आपके शॉर्ट कमिंग्स बताएगा, आपको रिफाइन करेगा, और ये चीज़ें सोसाइटी आपको फ्री दे रही है। आपको ट्रेनिंग के वरना लेने जाओगे तो आपको कितने पैसे लगते हैं, आपको सोसाइटी फ्री में दे रही है, क्योंकि आपका सोशल कम्युनिकेशन है। लोग आपको कितना बताते हैं, मेरे को बहुत बताते हैं कि ये आपका स्क्रीन से बाहर जा रहे हो आप। हाँ, हमें पता नहीं होता, हम एमेच्योर लोग हैं। हाँ। कि आपका क्योंकि जब आप यूट्यूब पे डालते हो तो वो अपना रिफाइन करता है, तो आप तो अपने आपको सेंटर में मान रहे हो, लेकिन वो आपको कट कर देता है आधा। हाँ। शॉर्ट्स में जब भी जाएगा वो करेगा उसको, तो वो कोई बताएगा तभी तो आपको पता चलेगा। इट मीन्स आपको अपना सोशल सर्कल होना चाहिए, आपके लाइफ में कुछ अच्छे 20, 25, 30 अच्छे दोस्त होने चाहिए, आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो आपकी आवाज़ के साथ आपके पास आएँ, आपके आसपास पड़ोस में 2-5 लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी में आपके साथ आके खड़े हो जाएं। आप घर से बाहर निकलो तो 5 आदमी आपको हेलो या नमस्ते कहने वाले हों, तो उसके बिना फिर लाइफ का क्या मकसद है? तो और ये नहीं हो रहा है हमारे, देखते हैं हम चारों तरफ लोग घरों के अंदर दबड़े की तरह घुस गए हैं। तो वो इट मीन्स हम एक अनहेल्दी सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। तो उस सोसाइटी का वैज्ञानिक विश्लेषण जरूरी है। इट मीन्स ऐसा हो रहा है, इसका मतलब एक इंडिकेशन हो रहा है कि हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हैं।
हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सही काम नहीं कर रहे हैं। आपके ब्रेन में यदि प्लेंटीफुल ये आपके डोपामीन होगा, सेरोटोनिन होगा, एड्रेनलिन होगा, नोर एड्रेनलिन होगा, तो आप अपने आप लोगों से मिलोगे। और यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। एक पार्टी में आप देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी तो ऐसा है जिससे 2 या 5 मिनट आप बात करो और वो हल्का सा मुस्कुराता है, ज़ोर से हंसता है, या कोई गीत गाते हैं तो एक गाना गा दिया, फिर वो चुप बैठ गया। इंट्रोवर्ट कहते हैं लोग, कहते हैं तो इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी जी। दूसरा है जो लगातार बोल रहा है, बड़बोला हो रहा है, अपनी तरफ सबका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम कहते हैं साहब ये एक्सट्रोवर्ट है, बाह्यमुखी है। अब इसके आप हार्मोनल एनालिसिस करो, केमिकल एनालिसिस, तो इसमें आपको बड़े एक आश्चर्य वाली बात आएगी। यदि एक आदमी रियल अंतर्मुखी है, मतलब वो डिप्रेस नहीं है, वो दुखी भी नहीं है, वो बिल्कुल शांत है, बड़ा खुश है, लेकिन बोलता कम है, और थोड़ी सी बात से अपना हंसा 1-2 बार, और उसके बाद में उसके चेहरे पे एक सुकून सा है, वो पूरी पार्टी को एंजॉय करता है, लेकिन ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तनाव में है, उसका सिंपल मतलब है उसकी बॉडी में एडिक्वेट डोपामीन रिलीज हो रहा है, तो उसके डोपामीन का स्टिमुलेशन इतना अच्छा है कि थोड़ी सी बात से ही उसकी बॉडी में डोपामीन रिलीज हो जाता है, तो उसको पूरी संतुष्टि मिलती है, एंड ही इज़ टोटली हैप्पी। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट के शरीर में डोपामीन कम रिलीज होता है, तो वो उस पार्टी में बहुत खुश होकर घर जाना चाहता है, तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है, सो दैट उसके लगातार डोपामीन का इनपुट उसको मिलता रहे, तो अगले दिन वो ऐसे लगे मैंने आई एंजॉयड द पार्टी। तो इसके पीछे जो हमारा एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट हैं, इनके पीछे भी सारा का सारा एक पूरा केमिकल साइंस है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, जैसा भी होता है, हर चीज़ अपने आप में एक विज्ञान है। बिल्कुल। सर इसमें एक चीज़ और है कि जब हम अभी सोशल लाइफ की बात कर रहे थे, तो मुझे इतना समझ में आया कि मैंने देखा है नॉर्मली कि हमारे जो पेरेंट है ना, मेरी एज के जो लोग हैं, उनके पेरेंट जो लोग हैं उनकी सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और हम लोगों की बिल्कुल भी सोशल लाइफ है ही नहीं। हम लोगों को, हमारी जनरेशन को ये पसंद है कि हम हमारे कमरे में रहें, उससे बाहर ना निकलें। हमारे गिनती के 2 या 3 दोस्त हैं, उनसे ज़्यादा हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। वहीं अगर हमारे मम्मी पापा के ऊपर आते हैं तो पूरा मोहल्ला उन्हें जानता है, पूरी कॉलोनी उन्हें जानती है, सब लोगों से वो बात करते हैं। पापा को मैंने इवन ये भी देखा है कि अगर वो बाहर शॉप पे कुछ सामान लेने गए हैं तो आधे घंटे से आते हैं, मैं जब बाहर जाके देखती हूँ तो वो बात कर रहे होते हैं किसी ना किसी से। तो ये जो एक माइंडसेट है दोनों लोगों का, वो क्या है, इसको मैं समझना चाहूँगी। उसका देखिए आप एक देखिए, आप कमरे में अकेले रहते हो मान लो, हाँ, और आप कोई गलती कर रहे हो, जैसे मैं वो रील बनाने में गलती कर रहा था, मेरी आई का फोकस जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं था, हाँ, तो वो उतने आपकी जो बात है उतनी इम्पैक्टफुल हो सकता है नहीं हो। बहुत लोगों को जो आई उनकी तरफ नहीं आती है तो वो बातों को इतना गौर से नहीं, वो सोचते हैं किसी और से कुछ कह रहे हैं। एक फ़र्क पड़ता है इसका। मुझे हो सकता है 2 साल बाद में पता चलता मैं पढ़ता तो, प्लस उस तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती। मुझे बिना कुछ खर्चा किए हुए, बिना कुछ एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए 1 सेकंड के अंदर किसी ने बता दिया। आपको कौन बताएगा, कमरे में बैठे रहते हो आप, जो गलती कर रहे हो सकता है 10 साल वही गलती करते रहो, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्किल नहीं है। लोग सोचेंगे, अननोन लोग वैसे नहीं बताएंगे, और जो थोड़े बहुत जानते हैं जिनसे आपका अच्छा कांटेक्ट नहीं है, वो कहीं भी बुरा मान जाए, हम क्यों बताएं। हाँ। तो आपका यदि आपको लाइफ में कितनी एडवाइस ऐसे मिल जाती हैं, आपके कितने काम बैठे बैठे हो जाते हैं। आपका सोशल लाइफ अच्छी है, आप जहाँ भी जाओ ना 2 मिनट बात तो करो। आप अपनी कार का पॉल्यूशन कंट्रोल करने, वो चेक करवाने जा रहे हो, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट हम लेते हैं हर 6 महीने में, साल में। आप उस आदमी से 2 मिनट बात तो करो ना। आपको ऐसी बढ़िया चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं कि आप सोच ही नहीं सकते, और वो आपको फ़ौरन 2 मिनट बताएगा। वो आपका नाम पूछेगा, फिर वो बताएगा साहब मेरा नाम ये है, मैं ये आदमी हूँ। और फिर यदि कभी कभी वो ऐसी छोटी छोटी बातें वो कह देता है कि आपको लगता है यार ये बात है कुछ उसके अंदर, क्योंकि उसका अनुभव है। वो कह देगा साहब आपकी गाड़ी की सर्विस इस बार अच्छी नहीं हुई है, थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है, गाड़ी तो नहीं है आपके, लेकिन सर्विस अच्छी नहीं हुई। तो आपके पास एक चीज़ मिल गई, आप अपने सर्विस वाले को अगले पुल कर सकते हो कि भाई ये चीज़ कैसे हो रही है ऐसी। तो ये कब होगा, जब आप उसे बात करोगे, वरना वो क्या आप गए उसने बना के वो चला गया।
बट ये होता है कि हम लोगों में एक एंजाइटी होती है, एक डर होता है कि यार मैं बात करूँ कि नहीं करूँ, कर दी अगर मैंने बात तो सामने वाले पता नहीं क्या सोचेंगे, और गलती से मैंने किसी को हर्ट कर दिया तो मतलब हमारे खुद के अंदर ही एक अलग ही तरह का वॉर चल रहा होता है। तो हम एंजाइटी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, हाँ, तो ओवर थिंकिंग में बहुत रहते ये हैं। आपका बड़ा अच्छा है कि डर रहता है, सोशल फियर, हाँ, एक सोशल सोसाइटी से। एंजाइटी। हाँ, फियर। अब देखिए बताऊँ आपको, मान लो आपको छिपकली से डर लगता है। हाँ, मेरे एक दोस्त और उनकी पत्नी मेरे गांव गए, तो मैंने उनको कहा अभी मौसम गांव का अच्छा नहीं है, गर्मी बहुत है। जयपुर में बहुत अच्छा मौसम था, उसमें बारिश हो रही थी, तो उन्होंने हिम्मत कर ली, नहीं हम तो जाएंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो वो गांव गए थे, तो गांव में गर्मी, ऊपर से गांव के अंदर तो क्या है कि गांव के चारों तरफ खेत होते हैं, तो कीड़े मकोड़े खूब होते हैं घरों में। तो घरों में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें 5, 10, 15 और ये छिपकली नहीं घूम रही होती हैं। अब उनकी वाइफ ने देखा कि यहाँ से छिपकली बहुत है घरों में। उन्होंने कहा मैं तो वापस जाऊंगी, मैं तो यहाँ नहीं सो सकती रात को इस कमरों में जिसमें छिपकली हो। तो मैंने कहा गांव में तो बिना छिपकली के तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो उसी दिन हम लोग वापस आ गए। अब ये भय है, आपको शेर से भय लग सकता है, आपको लेपर्ड से भय लग सकता है, लेकिन आप यदि बहुत सारी यूट्यूब पे जो आते हैं वो देखोगे कि यदि आपके हाथ में डंडा है, साउथ अफ्रीका वगैरह के अंदर अफ्रीकन लोग हैं, एक छड़ी लेकर के और लेपर्ड से उसका वो शिकार है वो छीन के ले आते हैं, क्योंकि वो ऐसे उसको छड़ी दिखाते हैं तो लेपर्ड भी पीछे उछलता है। शेर भी आ जाए और आप कोई जोर से पटाखे की आवाज़ चला दो, शेर दूर भाग जाता है। इट मीन शेर भी डरता है, शेर भी डरता है, आप भी डर रहे हो। हाँ। लेकिन ये और ऐसे तरीके हैं कि आप शेर को डरा के और धीरे धीरे पीछे निकल सकते हो। जैसे आपके सामने भेड़िया आ गया, तो भेड़िए से भागोगे तो आप नहीं बच सकते, लेकिन यदि आपको ट्रेन किया जाए और आप भेड़िए की आंख में आंख डाल के और खड़े हो जाते हो, तो भेड़िया कभी आप पे हमला नहीं करेगा। ये प्रूवन साइंस है। और फिर आप धीरे धीरे 2-5 मिनट वैसे रहो, फिर धीरे धीरे अपने कदमों को उसकी आंख में आंख डालते हुए पीछे सरका लो और एक सर्टेन डिस्टेंस क्रिएट कर लो कि इस डिस्टेंस से मैं और निकल जाऊंगा तो भेड़िया फिर मेरे पीछे नहीं भागेगा। वो नहीं भागता एक स्टेज के बाद में। तो फिर आप वो गैप क्रिएट करके और अपनी जान बचा सकते हो। जिस दिन आपको ये सब चीज़ें एनिमल बिहेवियर का पता लग जाता है, तो फिर आप एनिमल से डरोगे नहीं। लोग घोड़े पालते हैं, गाय पालते हैं, अल्सेशियन डॉग पालते हैं। दूसरों की अल्सेशियन डॉग देखते ही मतलब पिंडलियाँ कांपने लग जाएं एक सामान्य आदमी की, तो लोग उनके साथ खेलते रहते हैं, क्योंकि वो भय निकल गया उनका, क्योंकि वो उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर गए। तो सोशल लाइफ में भी यदि आप लोगों से मिलोगे नहीं, आपको कहा गया कि आपको सडनली एक स्पीच दीजिए, आप सामने 100 लोग बैठे हैं, आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि आपको डर है कि मैं गड़बड़ कर दूंगी तो लोग क्या कहेंगे। वही यदि आप 20-25 लोगों के बीच में रेगुलर बोलते रहते हो, छोटे से ग्रुप के अंदर, अपना ग्रुप है, तो आप 100 आदमियों के बीच में बोलने में आपको जोर नहीं आएगा, खड़े होकर बोल जाओगे आप, क्योंकि आपको पता है कि जितनी घबराहट मेरी है कि मैं क्या बोलूँगी, उतना ही घबराहट सामने वालों के भी पता नहीं क्या बोलेंगी। तो फियर दोनों तरफ से है। वो सोचते हैं बोर नहीं कर दे, हाँ। या बहुत ज़ोरदार बोलोगे तो वो सोचें क्या बोलेंगे पता नहीं। हाँ, यदि आपकी रेपुटेशन ऐसी है कि बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप चाहे अच्छा मत बोलो, लेकिन लोग एंटीसिपेशन में अब अच्छा बोलेंगे, अब अच्छा बोलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कांटेक्ट में रहोगे तो फियर गायब हो जाएगा। अच्छा, आप कांटेक्ट में नहीं रहोगे लोगों के, आपकी सोशल लाइफ आपने वही रेस्ट बिल्कुल छोटी सी सीमित रखी है, हाँ। तो वो ज़िंदगी भर भय तो निकला ही नहीं, तो पूरी ज़िंदगी आपने भय में निकाल दी। तो भय को, फियर की भी क्या होती है, वो फाइट एंड फ्लाइट फिनोमेना है, मैंने बताया नहीं। ये एपिनेफ्रिन की वजह से आपकी बॉडी में होता है, आपकी बॉडी में आवश्यकता से अधिक एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है। दूसरा क्या होता है, सोशल लाइफ में आप एक अच्छी सी बात करते हो, 5 लोगों ने अप्रिशिएट किया उस बात को, आपने अच्छी ड्रेस पहनी है, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है, आपने कोई ऐसी बात कही जो बहुत इम्पैक्टफुल है, आपने कोई चीज़ कुकिंग ऐसी करी कि आप ऑफिस में गए, अपने कोलीग के साथ 2 लोगों के साथ शेयर किया, आपने किसी की हेल्प कर दी, आपने किसी को गुड मॉर्निंग कह दिया, तो उससे आपकी बॉडी में एप्रिसिएशन मिलेगा। मिलते हैं आपकी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज होता है, एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, जिसको स्टेरॉइड कहते हैं, नेचुरल स्टेरॉइड को। कोर्टिसोल इन कंट्रोल्ड अमाउंट, क्यों बॉडी तो कंट्रोल्ड ही रिलीज करेगी, वो आप में एक सेंस ऑफ वेल बीइंग क्रिएट करता है।
आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, वो आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन कम करेगा। स्टेरॉइड्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसलिए बहुत सीरियस केसेस जिसमें बॉडी में मैसिव इन्फ्लेमेशन होता है डॉक्टर लोग स्टेरॉइड हाई डोजेज में देते हैं सो दैट लाइफ बच जाए। लाइफ बहुत बची है स्टेरॉइड से, साइड इफ़ेक्ट होने के बावजूद भी करोड़ों लोग धरती पे बचे हैं बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करता है, खास करके जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हों वहाँ पे। तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है, तो जो इन्फ्लेमेशन कम होगा आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो आप जो सोशल लाइफ डेवलप करते हो और फैमिली लाइफ बेटर रखते हो, उसमें अच्छी हेल्दी रहती है, तो नेचुरल आपकी अपनी बॉडी में वो सारा का फाइनल जो बेनिफिशियरी है ना, वो आप स्वयं हो। हमें ये मानना पड़ेगा कि इन सब का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो मुझे होगा, ये फीलिंग आप में होगी, तो फिर आप साइंटिफिक लेवल पे सोचने लगोगे। जी सर, एक चीज़ ये भी होती है कि हर एक इंसान का एक ट्रॉमा होता है जिसको हम चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं। तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा किसी की भी वजह से हो सकता है, जैसे कि एक फेवरेटिज्म वाली जो चीज़ आती है वो हर जगह होती है, चाहे वो स्कूल हो, स्कूल में भी एक टीचर का कोई ना कोई फेवरेट स्टूडेंट होता है क्लास में। और अगर हम घर में आए तो 2 बच्चों में से एक बच्चा फेवरेट होता ही है। भले ही हम प्यार दोनों को बराबर करते हैं, लेकिन एक बच्चा फेवरेट होता है। तो वो जो दूसरा वाला बच्चा है उसके लिए ये चीज़ ट्रॉमा बन जाती है, तो उसे लगता है कि शायद मैं अपने परिवार को वो नहीं दे पाया जो उसने दे दिया, तो एक या फिर किसी भी तरीके का ट्रॉमा। तो ट्रॉमा जो होता है ये आगे जाके फ्यूचर की जो रिलेशंस वो बनाता है आगे दुनिया में, उनको कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, इनको बहुत अफेक्ट करता है। और ये जो हमारे यहाँ जो फैमिली में जो डिस्प्यूट होते हैं उनका बहुत बड़ा कारण ये है पेरेंटल नेग्लिजेंस बच्चे की, चाहे जानबूझ के हो चाहे अनजाने में हो, क्योंकि बच्चा तो ये जानता नहीं है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, वो अनजाने में उनसे ये गलती हो रही है। बच्चा जानता नहीं कि मेरे माँ बाप बिजी हैं इसलिए मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं। वो ये भी नहीं जानता कि ये जो सारे एफर्ट डाल रहे हैं वो मेरे बेटरमेंट के लिए डाल रहे हैं। ये पेरेंट का भी जो मेहनत का है, उनका मुख्य उद्देश्य तो अपने जो संतान है उसकी को बेटर ज़िंदगी देना, बेटर एजुकेशन देना, वो सब है। लेकिन वो चाइल्ड जो छोटा होता है उसके दिमाग में तो ये चीज़ होती नहीं है। वो तो सोचता है मैं नेग्लेक्टेड चाइल्ड हूँ, मेरा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो तो पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाएगा। तो आप बच्चों में आपका फेवरेट कोई है या नहीं है, पहले तो कोई फेवरेट होना चाहिए नहीं, आपको सब बराबर की नज़र से देखो। आप कम से कम आपका बिहेवियर तो अपेरेंटली ऐसा होना चाहिए कि आपको वो बच्चे के अंदर फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरी दीदी या मेरे भैया को मेरे से ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। एक घरों में जैसे हम कंपैरिजन करते हैं बच्चों का, चाहे बातों में ही करो, ये छोटे वाला तो ठीक है, ये बड़े वाला ऐसा है, ये नोटी है, ये तो हमारा ज़रा ऐसे ही है, अरे ये हमारा तो बिल्कुल बुद्धू है। वो चाहे आप प्यार से कहो चाहे किसी तरीके से कहो, वो गलत है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बच्चे पर बहुत आता है। उससे आपकी जो फैमिली की ओवरऑल हेल्थ है वो आगे जाके बहुत ख़राब हो जाती है। और जैसे मेरे पास एक केस आया, वो बच्चा 9th 10th तक तो बहुत ब्रिलियंट, क्लास का टॉपर, और उसके बाद में जैसे उनके फादर का ट्रांसफ़र वाला जॉब था तो कहीं अलग ट्रांसफ़र हो जाता, तो वो स्कूल के टीचर बदल गए, वो दोस्त बदल गए। तो हालत ये होगी बच्चे के जिसके 75% मार्क्स आ रहे थे उसके 2% आने लग गए, उसको स्कूल से को छोड़ना पड़ा है अपने एजुकेशन को लेकर के, और उसके ऊपर बॉडी पर आज भी इम्पैक्ट है। तो इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। तो परिवार में 2 बच्चों में कंपैरिजन मत करो, आप बच्चों को टाइम दो और बच्चों के दोस्तों को भी टाइम दो। ये नहीं कि आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रख रहे हो, आप अपने बच्चों को पार्क में घुमाने ले जाओ, सुबह शाम उनको, उनके 2 4 5 दोस्त हैं उनको एंटरटेन करो। आप उनको 24 घंटे सिर्फ किताबों की तरफ धकेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो किताबें आज हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो जब बच्चे 15-20 साल के होंगे, 25 साल के, तो वो सारा का सारा चीज़ें इर्रेलेवेंट हो जाएं। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, वो अभी तो हर 5 साल में इतना कुछ साइंस बदल देगी जो पिछले 200 साल में नहीं बदला। तो ऐसे में आप सिर्फ बुकवर्म बच्चों को मत बनाइए, उनको आप एक हेल्दी सोशल लाइफ और एक अच्छी फैमिली लाइफ भी देना ज़रूरी है। तो इंटरेक्शन, बातचीत,
कंपैशन, अफेक्शन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में आपको लगातार जागरूक रहना है। प्लस संवाद बहुत ज़रूरी है। आप बात कहिए, हम कहते ज़्यादा हैं, हम दूसरों की बात सुनते नहीं हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम बच्चों की बातों को सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं तो बहुत लाइटली लेते हैं, उनका समाधान उनको नहीं बताते हैं। जो सुनने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे आपको, लेकिन वो सुन के समाधान नहीं बताते हैं। ऐसे हो जाएगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, समय सब ठीक कर देगा। समय ठीक करने के लिए नहीं है, समय आपको मिला है कि आप उन चीज़ों को समझ सको, और समझ के उसके सॉल्यूशन आप निकालो। समय सॉल्यूशन नहीं निकालेगा, इस बात को आप सदा याद रखिए। सॉल्यूशन आपको निकालना है, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है। जी सर। अभी ऐसा भी होता है कि समझने और ये जो बात हम कर रहे हैं इसमें पेरेंट के बारे में कई बार ऐसा होता है कि वो सुन लेते हैं बट समझा नहीं पाते, या फिर हम उन्हें समझ नहीं पाते। और अब ऐसा हो चुका है कि फैमिली टाइम जो है वो धीरे धीरे होते होते कम होता जाए। जैसे सोशल लाइफ कम हो रही है, फैमिली टाइम भी कम हो रहा है। एक हॉल में पूरा परिवार बैठा है, लेकिन हर एक के अपना अपना फ़ोन में, उसमें वो लोग बिजी है। मम्मी पापा से बात नहीं कर रहे, पापा हमसे बात नहीं कर रहे, सामने टीवी चल रही है लेकिन टीवी कोई देख ही नहीं रहा, सब अपने अपने फ़ोन में बिजी है। तो जो टेक्नोलॉजी ने जो फैमिली टाइम को एकदम ख़त्म करने के कगार पे ला दिया है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? कैसे? हमें खुद को पता है कि हम लोग फ़ोन में खो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उस चीज़ को नहीं मान रहा। ना हम कुछ स्टेप ले पाते हैं कि नहीं, फ़ोन को हम साइड में रख दें, हमारा फैमिली टाइम है, हमें साथ में बिताना है। इवन हम लोग खाना खाते हुए भी ऐसी बातों में लगे रहते हैं। आजकल तो साथ में खाना खाना भी कम हो गया। बच्चा अपने रूम में ले जाएगा, मम्मी सबसे एंड में खाएगी, पापा पहले खा लेंगे, बेटी का पता नहीं कब खाएगी। ये चीज़ें जो हो रही है, इनको कैसे कम करें? देखिए, वो तो संवाद से ही संभव होगा, और एक टाइमिंग पे संभव होगा। जैसे खाने का घर के अंदर टाइम होना चाहिए। जैसे मैं बड़ा एक रियल लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, तो वो, उनकी जो सिस्टर हैं, वो गई यूके अपनी डॉटर के पास। तो डॉटर के बेटा था छोटा, 3-4 साल का होगा। तो वहाँ खाने का टाइम था, तो उन्होंने 4 या 5 बार उस बच्चे को कहा, बेटे कम हैव ए, दिस इज लंच टाइम। वो वहाँ एक घंटी सी बजाते हैं, वो घंटी सी बजाई। वो बच्चा खेलने में मस्त था, नहीं आया, और सब लोगों ने खाना खा लिया। खाना खा के वाइंड अप कर दिया सब। तब बच्चा खेल के यार, उसने कहा कि मम्मा भूख लगी है। तो उनका, तुम आए नहीं लंच टाइम पे, तो देयर नो फूड नाउ, यू वेट टिल 5:30 PM। ओके। तो बच्चा रोने लग गया। तो नानी का तो बड़ा दिल दुखा। तो उसने कहा नहीं, मैं बच्चे को खाना ला के देती हूँ, बाहर से ले आती हूँ। तो उनका, देखो इनकी दादी देख लेगी ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, खाने के टाइम खाना, ब्रेकफास्ट के टाइम लंच के टाइम लंच, डिनर के टाइम डिनर। वो बच्चा 2 घंटे 1.5 घंटे रोता रहा, न माँ का दिल पसीजा, न दादी का, न दादा का। नानी कुल बुलाती रही, बच्चा थक के सो गया। और शाम को 5:30 उनका डिनर टाइम होता है। बच्चा 5 बजे अपने स्टूल टेबल डाल के बैठ गया, उसको भूखा हुआ आराम से खाना खा के और सो गया। तो उसके बाद में वो कहते हैं वो 2 महीने वहीं रही। वो बच्चे ने कभी खाना मिस नहीं किया, सबसे पहले आके बैठता था। तो डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है। प्लस वो क्या, सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, पूरी फैमिली। और उस समय जिसने खा लिया वो उसी को खाना मिलेगा। आप उनके घर बाहर उस टाइम के अलावा जाओगे तो आप बाहर से खाना खा के आइए, वहाँ खाना नहीं मिलेगा आपको। और घर फैमिली मेम्बर भी उस समय नहीं आया तो वो भूखा ही रहेगा। तो उससे क्या है कि उनमें एक सिस्टम डेवलप हुआ। एक फैमिली में चूंकि बैठ के साथ सब खा रहे हैं, सजेशन भी दे सकते हो आप बातचीत भी कर सकते हो। और यूजुअली वो लोग खाने के ऊपर, दूसरी बात वो मुझे और बता रहे थे, कोई बिजनेस के बारे में या कोई पर्सनल रिलेशंस के बारे में वो कुछ बात नहीं करते। वो बात करेंगे तो ज़्यादातर खाने के बारे में करेंगे, और क्या चीज़ हो, क्या न्यूट्रिशियस और हो, क्या नया रेसिपी क्या हो। तो उनकी सारी जो टॉक है ना, वो फूड पे ही सेंटर होती है उस समय। और हमारे यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर घरों में करीब करीब सारे झगड़े, सारे गिला शिकवा डाइनिंग टेबल पे करते हैं हम लोग। हाँ। जब खाना खा रहे होते हैं उसी समय सब शिकायतें रखी जाती हैं, उसी समय सारी समस्याएं सामने रखी जाती हैं। अब एक आदमी खाना खाने बैठा रहा, आपने कह दिया कि इस महीने की वो फलां EMI तो चुकी नहीं, या टेलीफोन का बिल तो अभी पे हुआ ही नहीं, या इसका फलां का देखो वो पैसा मांग रहा था। अरे भाई,
आप 20 मिनट बाद में कह सकते हो ये बात, खाना खाने के बाद में कह सकते हो, लेकिन हम उसी समय करते हैं। ज़्यादातर झगड़े वहीं होते हैं। आप कहानियाँ पढ़ोगे या फिल्मों में देखोगे खाने की थाली पकड़ के उछाल दी, फेंक दी, खाना फेंक दिया जाता है हाँ, सबसे। और नाराज़ होंगे तो मैं खाना नहीं खाता या नहीं खाती। अरे खाने का बेचारे पे क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हारी इश्यूज़ दूसरे हैं, उन इश्यूज़ को बैठ के सॉल्व करो। और उसका एक कारण है, हमारी सोसाइटी में कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग नहीं है। हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम खर्चा नहीं करते हैं। हम शादियों में पैसे उड़ा देंगे, हम कोई पार्टियों में पैसा उड़ा देंगे, हम धार्मिक स्थानों पे जाके पैसा उड़ा देंगे, हम पता नहीं कहाँ कहाँ अपना पैसा उड़ा देंगे। लेकिन जहाँ अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी को रिफ़ाइन करने का जहाँ बात आता है, वहाँ पर हम बड़े घबराते हैं, वहाँ पर हमारी मुट्ठी बंद हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर जो हेल्दी सोशल एंड जो फैमिली, सामाजिक और पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो मजबूत नहीं हुए। और उसका परिणाम क्या है? यहाँ भयंकर रूप में तो जातिवाद है, गाली गलौज है। हमारे यहाँ मतलब आदमी यदि 20 मिनट बात करेगा तो वो कम से कम उसमें 10 बार तो माँ बहनों की गालियाँ देते हैं हम लोग। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उनको, महिलाओं को आप देवी मानते हो और उनकी पूजा करते हो, और हर बात में आप चाहे पद, कितने बड़े पद पे बैठे हो, कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी हो, कितने बड़े आप गुरु सदगुरु हो, आप क्या क्या औरतों के बारे में बोल जाते हो, आपको पता ही नहीं है। कथावाचक भी आजकल औरतों के बारे में क्या क्या वल्गर बातें बोल रहे हैं खुल्लम खुला स्टेज के ऊपर। स्टेज पे, और उनके सपोर्ट सिस्टम कितना बड़ा है। 100 आदमी विरोध कर रहे हैं तो 5 लाख लोग उनके साथ खड़े हैं, की बात तो यही है। तो अब मतलब ये इन चीज़ों के ऊपर ये क्या इंडिकेट करते हैं कि हम सामाजिक और व्यक्तिगत और मानसिक प्लस पारिवारिक, हम सभी जगह से हम रुग्ण हो रहे हैं। और क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई इसमें बैठ करके प्लस माइनस नहीं करता। भाई आज जो मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, ये नहीं कि सब मेरी बात हर जगह लागू होती हैं, कई जगह लागू होती हैं, कई जगह नहीं होती। मेरा अनुभव है, मेरी एनालिसिस है, तो मैं तो चाहता हूँ इसको लोग और रिफ़ाइन करें। मेरी बात है, उसमें 5 कमियां हैं तो उनको बेटर करें, उनको और अपग्रेड करें। साइंस तो यही कहती है कि आप इसको अपग्रेड करो। हम तो खाली एक ट्रिगर हैं, हमने एक ये चीज़ छोड़ दी आपके दिमाग के अंदर, अब आप उसको एनालाइज करो। आप इसके बारे में इसको अपने आसपास बैठ के करो। हमारे जैसे यूट्यूब पे ये अपलोड होगी तो वहाँ पर आप सवाल पूछो, अपने खुद के विचार वहाँ रखो। वो हम संवाद करना ही नहीं चाहते। हम 24 घंटे नॉनसेंस तो हमसे कितनी करवा लो, लेकिन जो क्रिएटिव बात होती है जिससे लोगों में जागरूकता फैले, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, उस पर हम बात नहीं करना चाहते। और नहीं करना चाहते, उसी का परिणाम है कि पूरे समाज में आक्रोश फैला हुआ है। आप कोर्ट में जाओगे तो मैक्सिमम आपको मुकदमे किसके मिलेंगे? मैरिटल डिस्कॉर्ड के, तलाक के। आप देखिए पैसे के लेन देन को लेकर के परिवारों में, या पति पत्नी के अंदर शादी कर ली, 6 महीने बाद में तलाक दे रहे हैं, करोड़ों लाखों रुपए कंपनसेशन मांगा जाता है, फिर वहाँ पे हिसाब किताब होते हैं। मतलब आप वो देखो तो बड़ा लगता है कि ये हम क्या कर रहे हैं। और कारण क्या है कि हमारे यहाँ विचार विमर्श है ही नहीं। हम बच्चे का स्वभाव तो मिलाते नहीं हैं, हम कुछ लिखी हुई लकीरें मिलाते हैं, बड़े बड़े ग्रह मिलाते हैं। अरे इनका स्वभाव तो पहले मिलाओ, उसके बाद में बाकी चीज़ मिलाओ। लेकिन वो इसलिए नहीं होता क्योंकि विज्ञान तो बिना संवाद के, बिना विरोध के, बिना क्रिया और प्रतिक्रिया के विकसित हो नहीं सकता। आज मेरी टॉक पे 10 लोग यदि विरोध करने आते हैं, लॉजिकल तर्क संगत होना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगना चाहिए कि भी मेरी 5 चीज़ें इन्होंने मेरे से बेटर बताई, मुझे उससे प्रसन्नता होनी चाहिए, तब समाज विकसित होता है। अब मैं अकड़ के बैठ जाऊँ कि मैंने कह दिया वो फाइनल है, तो वो तो स्टूपिडिटी है। और विज्ञान स्टूपिडिटी को नहीं मानता, वो तो स्वीकार करता है कि मेरे से 10 गलतियाँ होती हैं। जो ना समझ है वो मानता है। भाई जैसे कोई कहे कि साहब ईश्वर नहीं है, मैं तो नहीं मानता, भाई मैंने देखा नहीं तो नहीं मानता। और दूसरा कहता है ईश्वर है और नहीं है तो आप सिद्ध करो। अरे भैया मैं क्यों सिद्ध करूं? मैं तो कहता हूँ है ही नहीं, तो मैं सिद्ध क्यों करूं? मैं सिद्ध कैसे कर सकूँ? मैं जो चीज़ है ही नहीं उसको सिद्ध कैसे करूँगा? मैं नहीं मानता हूँ। आप कहते हो है तो आप सिद्ध करो, ये रहा। तो मेरा मतलब है ये
एक एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस पे आ रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सिद्ध कौन करेगा। समाज में जो बुराइयां हैं, हमारे परिवारों के अंदर जो विघटन हो रहा है, हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में माँ बाप, संतान और माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहनों में इतना ज़बरदस्त डिस्कॉर्ड है, पड़ोसी से आपकी बातचीत नहीं है, मोहल्ले में सामने आगे पीछे चारों आपके पड़ोसी हैं, उनसे आपकी बातचीत नहीं है, तो कहीं तो कोई कारण है। उस कारण को तो ढूंढो भी, ऐसा क्या है। आप आउटराइटली जजमेंटल हो जाते हो कि सब गलत हैं, हम ही सही हैं, तो समस्या का तो समाधान होगा नहीं। समाधान कब होगा? जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, खुद नहीं सक्षम हो तो किसी से बात करोगे, भाई ये ऐसा क्या बात है कि सब लोग मेरे से नाराज़ हैं, कहाँ क्या है, फिर आप वो उन पे बातचीत करोगे 10 बार, 5 बार, 4 बार, तो कोई ना कोई चीज़ पकड़ में आएगी। एक बार में नहीं पकड़ में आ सकती, क्योंकि आप जब संवाद चिकित्सा में जाते हो तो आप बताते कम हो और छुपाते ज़्यादा हो। ये मानव का स्वभाव है कि आप छुपाते 20 बातें हो, बताते 2 बातें हो, जबकि वहाँ हमें सब कुछ सच बताना वो है। नहीं बताएंगे। वो इसलिए परत दर परत खुलते हैं। आप हर बार जब काउंसलिंग लेते हो ना, तो हर बार कोई ना कोई नई चीज़ निकल के सामने आती है, और फिर एक दिन अचानक आपके मुंह से रियल प्रॉब्लम बाहर निकलती है। जिस दिन वो रियल प्रॉब्लम आपकी ज़ुबान पे आ गई, तो आपका सामाजिक, आपका पारिवारिक और यहाँ तक कहूँ कि व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य उस दिन ठीक होता है। मेंटल हेल्थ जो होती है ना, काफ़ी ज़्यादा मैं सोचती हूँ जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ है उससे कई ज़्यादा मेंटल हेल्थ आपकी मैटर करती है, ज़्यादा मैटर करती है। है। क्योंकि फिजिकल हेल्थ में आपको चोट लग गई, डॉक्टर को दिखाया, दवाई दी, ठीक हो जाएगी 4 दिन में। मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, सामने वाले को पता ही नहीं है आपके सामने क्या चल नहीं, रहा है। उसमें एक और होता है मेंटल हेल्थ, जिसमें ये आती है पारिवारिक और सामाजिक हेल्थ भी पार्ट है उसका। तो उसमें क्या, बॉडी में आपके दीर्घकालिक प्रज्वलन, एक एक सेल में आपके सूजन रहती है, इन्फ्लेमेशन कहते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो प्रोटेक्टिव होता है, एक्यूट स्ट्रेस है, एक्यूट एंजाइटी है जो अभी आई और थोड़ी देर रही, वो सब आपके फायदे की हैं। ओके, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और वही जब क्रॉनिक हो जाती है, लंबे दीर्घकालिक हो जाती है, तो वो फिर आपको नुकसान करती है। तो इसलिए यदि आप परमानेंटली आप किसी न किसी तरह से लगातार कोई न कोई जगह आप अटके रहते हो, समाज के अंदर, घर के अंदर, खुद के अंदर, और मानसिक तौर पे संतुष्ट नहीं होते। और संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके बाकी सारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ये अच्छा होगा तो कोई दोस्त मिल जाएगा, हंसी मजाक कर देगा, कोई आपको चुटकुला सुना देगा, कोई आपके घर पे आपको पार्टी के लिए बुला लेगा, किसी के जन्मदिन है, कहीं शादी है, किसी के बच्चे का कोई अचीवमेंट है, तो आपको 50 इनपुट मिलते रहते हैं सोसाइटी से जी, आपकी फैमिली से, आपके परिवार में कोई अप्रिशिएट कर देगा आपको, कोई आपको प्यार से सहला देगा, कोई आपके सिर पे हाथ फेर देगा, कोई आपको हग कर लेगा, तो आपको बड़ा ऐसे मेंटल और साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है बहुत। और उससे आपकी बॉडी के अंदर पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, तरह तरह के हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। तो उससे क्या होगा, वो जब सब रिलीज होते हैं तो आपकी बॉडी है वो रिलैक्स होती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, एंड आप मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली आप हेल्दी होते हो। और जब सब पैरामीटर पे हेल्दी होते हो तो धीरे धीरे आप इकोनॉमिकली भी हेल्दी होते हो, क्योंकि फिर आप जो काम करोगे वो सारा बेटर जजमेंट के साथ करोगे। तो सर, जो मेंटल हेल्थ जो हम बात कर रहे हैं, आपने कहा दीर्घकालीन एक तरीके से बीमारी भी उत्पन्न होती है, आपकी शरीर के हर एक सेल में सूजन आती है। तो मैं जानना चाहती हूँ, मेंटल हेल्थ की वजह से एक टाइम के बाद में क्या फिजिकली भी वो आपको दिखना शुरू हो जाती है? वो बहुत ज़्यादा। मैं उसका उदाहरण देता हूँ। जैसे एक आदमी ज़िंदगी में पहली बार शराब पीता है, हाँ, छोटा सा 30 ml का पैक। जी, शराब पीने से क्या होगा, एक्यूट आपने शराब पी पहली बार, तो आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज करती है, अल्कोहल डोपामिन का एक गश आएगा, आप बड़े प्रसन्न होगे, आप मस्त हो जाओगे। अब आप उसको रिपीट करना चाहते हो, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा आपको, बड़े रिलैक्स हुए, बड़ा आनंद आया आपको। अब आपको रिपीट, आप डेली रिपीट करना चाहते हो, फिर चाहते हो कि नहीं थोड़ा मज़ा नहीं आया और रिपीट करो, उसकी डोज बढ़ाते हो। तो डोज आप रेगुलर डे बाय डे बढ़ाते रहते हो और फिर डेली पीने लग जाते हो आप, और अच्छी मात्रा में पीने लग जाते हो।
तो भाई डोपामीन का कोई आपके ब्रेन के अंदर महासागर तो है नहीं, वो तो एक लिमिटेड क्वांटिटी है, वो ड्रेन हो जाता है। वो ड्रेन हो जाता है तो आपके डोपामीन रिलीज होना बंद हो जाता है। डोपामीन क्या करता है? आपकी चाल को मेंटेन करता है। जिनके बॉडी में नॉर्मल आदमियों के डोपामीन कम हो तो उनके और पार्किंसंस डिजीज़ हो जाता है, जो चलने में छोटे छोटे कदम और पाँव उनके हिलते हैं, हाथ उनके हिलने लग जाते हैं, कंपन हो जाता है। हाँ। आवाज़ है उनकी स्लर हो जाती है जी। और गर्दन उनकी थोड़ी हिलने लग जाती है। बेचैनी और घबराहट रहती है उनके अंदर, कॉन्फिडेंस कम होता है, मेमोरी लॉस होता है। हाँ। अब आप जो लंबे टाइम शराब पीते हैं उनमें भी ये लक्षण है, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, सिग्नेचर नहीं कर सकते, उनकी चाल अलग ही, कहते हैं लड़खड़ाते चलते हैं, बोलो शराबी जा रहा है। क्योंकि वो डोपामीन है नहीं बॉडी में, तो वो जो चाल के अंदर रिदम होनी चाहिए, मोमेंट हमारी बॉडी का, वो नहीं होता और हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। और नेचुरली वो कहते हैं ये चीज़ मैं तो भूल गया, नशे के अंदर थी, कह दिया होगा कुछ भी। बोस्टफुल होते हैं, प्लस याद भी नहीं रहता बाद में, तो मेमोरी लॉस होता है क्योंकि डोपामीन नहीं है, तो आपकी मेमोरी स्ट्रेंथन नहीं हुई, आपके ब्रेन में वो स्टोर नहीं हुई। तो धीरे धीरे जो आपने एक चीज़ आनंद के ली थी वो आपकी ज़िंदगी का श्राप बन गई। वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को, बाकी उसके साइड इफ़ेक्ट अलग हैं अल्कोहल के, मैं खाली एक एग्जाम्पल का बता रहा हूँ इसको देखिए आपके टॉक के संबंध में। तो ऐसे ही कोई चीज़ दीर्घकालिक है, लंबे समय तक है, तो उसका फ़ायदे, शुरू में जो फ़ायदा होता है वो अंत में जाके उससे नुकसान होने लग जाता है। लाइक ऐसे मैंने एग्जांपल देखे, मेरे साथ भी हुआ है कि एक बहुत लंबे टाइम तक, कोविड का जो दौर था उस वक्त 2-2.5 साल तक मेरे साथ भी यही दिक्कत हुई थी, और साथ में मेरा वजन एक टाइम के बाद बढ़ने लगा था। आई वॉज लाइक अराउंड 65 to 68 kgs उस वक्त, और ये मेरी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। और अब मुझे इतना भी समझ में आ लगी, मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस होने लगी, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। तो मैं यही जानना चाहती थी कि मेंटल हेल्थ क्या इस तरीके से इफेक्ट करती है? हाँ, इफेक्ट डेफिनेटली करे, क्योंकि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर मैंने कहा ना, वही तो सब हमें कंट्रोल करते हैं। एक तो हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन तो हमारे ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में काम आते हैं। जैसे थायराइड के लिए TSH है, आपका स्टेरॉइड्स हैं, आपके कितने तरह के जो हार्मोन होते हैं, आपके ऑक्सीटोसिन वगैरह, तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है ये तो। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या है कि नर्व के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना और डिफरेंट मैसेज को भेजना, उनको डीकोड करना, डीकोड करके एनालाइज करना, एनालाइज करके ब्रेन में स्टोर करना। दे वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वो मिलते जुलते होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स मिलते हैं, लेकिन हार्मोन्स डोमिनेंटली ऑर्गन्स पे काम करते हैं। जैसे इंसुलिन है आपकी, वो आपकी मसल के ऊपर काम करेगी, जिससे वहाँ पे वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करे, ग्लूकोज ज़्यादा कंज्यूम करे। थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड को होता है। इधर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स निकले हैं जो ओवरी वगैरह पे काम करते हैं, तो वो हार्मोन होते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो आपके कंडक्शन है, इंफॉर्मेशन का चैनल है आपका, वो मेंटेन उनके साथ करते हैं। वो हार्मोन के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, दोनों मिलकर के। बिल्कुल। तो जाते जाते हमें काफ़ी अच्छा टॉपिक मिल चुका है कि अगर हम चाहें तो इसके ऊपर बात की जा सकती है कि मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। ये एक अच्छा टॉक हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें होती है कि वो मेंटली तो परेशान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिजिकल चीज़ें भी होने लगती है उनके साथ में। खाना नहीं खाना है, भूख नहीं लग रही है, वीक हो रहे हैं या वज़न बढ़ रहा है, स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। फ़िलहाल हमारा वक्त हो चुका है। आज हमारे साथ में डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करी जो हमारे सामने है, हो रही है, लेकिन हम खुद उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमें ही उसके बारे में चीज़ें पता ही नहीं है। हमारा शो यहीं एंड होता है। आप सुन रहिए